यादव। प्लीज ऑर्डर प्लीज। महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले 85% जो 6 लाख गांव में हैं, उन गरीब किसान मजदूर से मैं प्रार्थना करूंगा इस सदन के मार्फत कि लोकसभा की जो चैनल चलते हैं उनको वो गरीब के बेटे अवश्य देखें, जिससे उनको यह पता लगे कि संसद में खड़ा होकर उनकी दिल से वकालत करने वाला कौन है। और उन किसानों से मैं कहूँगा कि इस देश का गरीब किसान केवल 2 बात सीख ले, जो पवन बंसल जी जानते हैं, जो हरियाणा के किसान नेता चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि किसानों, अपने दुश्मन को पहचान लो और दोस्त को जान लो, अपने दुश्मन से लड़ना सीख लो और दोस्त से दिल मिलाना सीख लो, तो तुम्हारा तकदीर बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जाति में, धर्म में, संप्रदाय में वो बटे रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वो दुखी हैं। मैं उन किसानों के, गांव के गरीब मजदूर किसान से प्रार्थना करूंगा कि भारत की राजनीति जो आज जाति, धर्म और संप्रदाय के दलदल में है, उससे अगर तुम अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हो तो साहस करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो और अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो, तब नए हिंदुस्तान का निर्माण कर सकते हो। महोदय, मैं किसान हूँ। 1967 में मैं बिहार विधानसभा का सदस्य बन के आया था। उस समय चावल के दाम 40 किलो चावल, हमारे यहाँ 40 किलो का मन होता है, 40 किलो चावल 1 मन बेचते थे तो 100 रुपया पाते थे और 100 रुपया लेके बाजार में खरीदने जाते थे। उस समय तो यूरिया 45 रुपये बोरी, सीमेंट 10 रुपये बोरी, कुदाल 6 रुपया, हल्का फार 2 रुपया, धोती कान मिल के एक जोड़ी 13 रुपया, 1 मन चावल बेचते थे, 76 रुपया खर्च करते थे, 5 सामान पाते थे, 24 रुपया नगद बचा के आते थे। और आज हम अपने किसान हैं, हमारा कोई रिजर्व बैंक का नहीं है, रेपो सेपो नहीं जानते हैं। हमारा तो एक ही है कि हमारा 1000 रुपया 500 का नोट है, सोना है, चांदी है, गिन्नी है, वो मेरा है। धान है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, चना है, मसूर है, उसी से हम अपने पैसे निकालते हैं। हमारा वही रिजर्व बैंक का खजाना हमारा वो है। और उसकी कीमत क्या है, जिसको कहते हैं आप इन्फ्लेशन, तो हमारे उसमें इन्फ्लेशन कितना आया है, हम इस पर मूल्यांकन करते हैं। और आज की तारीख में अगर हम 40 किलो चावल बेचते हैं तो 800 रुपया पाते हैं। भले यहाँ 24 रुपया, 25 रुपया, 32 रुपया की दाम करे, लेकिन हम 1 नंबर चावल बेचते हैं तो 800 रुपया पाते हैं। सामान खरीदने जाते हैं, यूरिया 1 बोरी 320 रुपया, सीमेंट 1 बोरी 350 रुपया, कुदाल 125 रुपया, हल्का फार 45 रुपया, धोती कोड़ा गरीब वाली 1 जोड़ी 250 रुपया। मेरा खर्च होता है 1060 रुपया, पाते हैं 800 रुपया, माइनस 260 रुपया। अगर 67 के 24 को उसमें जोड़ दें तो हमारा हो जाता है 284 रुपया। 1 मन चावल बेचने पर प्रति मन बाजार से हम सामान खरीदते हैं, 284 रुपया घाटा उठाते हैं। इस हिंदुस्तान के 85% किसान प्रति मन अगर 284 रुपया, उद्योगपति लूट रहा है, व्यवसायी लूट रहा है, देश के बड़े लोग लूट रहे हैं, इसका इंसाफ कौन देगा? मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मैं 80 से 86 तक राज्यसभा में था, तब वो हमारे सदन के नेता थे, तब से मैं इनको सम्मान करता हूं। और विरोध पक्ष में किसी एक नेता के लिए हम लोगों के मन में सबसे ज्यादा श्रद्धा है तो प्रणब बाबू हैं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी बैठी थी, मैं विपक्ष में था। उसी समय बोलते हुए उनसे भी मैंने कहा था कि आपने कहा था इंदिरा जी कि जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, लेकिन आज वही गरीब कहता है छोटी दो या मोटी दो, इंदिरा मैया रोटी दो। आज आपने कहा जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, आज गांव गरीब किसान मजदूर कहता है छोटी दो या मोटी दो, सोनिया मैया रोटी दो। सोचना आपको है, क्योंकि सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। अगर इस सरकार में कुछ है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं।
और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रेडमार्क पर कोई सिक्का चल रहा है। आपका ट्रेडमार्क नहीं रहेगा तो सिक्का का कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 पर आउट हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस पर सोचिए। दूसरी बात, सभापति महोदय, 1947 देश आजाद हुआ था। मेरे पिताजी 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, 14 आदमी मेरे परिवार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्थर लगा हुआ है। मेरे पिताजी 100 एकड़ जमीन जोतने वाले थे। 1947 में 100 एकड़ जमीन जोतने वाला किसान आज उसका पोता 2.5 एकड़ और 5 एकड़ जमीन का मालिक बना है। 1947 में बिरला, टाटा, डालमिया, ये अंबानी 1947 में कहां थे? आज उनकी संपत्ति कहां गई है? क्या इसका इंसाफ आप दे सकते हो? हम 100 एकड़ जमीन जोतने वाला किसान का पोता 2.5 एकड़ का मजदूर बनता है, और जो पेट्रोल पंप में नोजल मैन था उसके खानदान के लोग आज विश्व के सबसे बड़े अरबपति बनते हैं। अगर उन्होंने लूटा नहीं है, गैर कानूनी संपत्ति अर्जित नहीं किया है, बैंक से हो, सरकारी खजाने से हो, अगर आपके सरकार का अनुग्रह नहीं है उन पर, तो फिर इतनी संपत्ति अर्जित उन्होंने कैसे किया है? ये जो विषमता है, इस विषमता को मिटाने का उपाय आप क्या करेंगे, ये हमको बताइए कि इस विषमता को कैसे मिटाएंगे। मैं सही जो भोग रहा हूं वह भोग रहा हूं। पंडित बाचे पोथिन लेखा, कबीरा बाचे आँखिन देखा। आप तो आंकड़े बताओगे, हम आंकड़े के जाल में फंस जाएंगे। हम तो गांव का किसान हैं। देखिए, एक सुनो सुनिए, मैं कहीं हूं, हम कहीं हूं, कोई किसी का ट्रेडमार्क नहीं होता है। कोई कांग्रेस में कहीं से चला जाए, इसका मतलब वो कांग्रेसी नहीं हो जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, थे, रहेंगे, क्योंकि मुझे इसमें विश्वास है। लेकिन डॉक्टर लोहिया के अर्थनीति को हम मानने वाले हैं। आपने कई चीजों को सुझाया है। मैं माननीय प्रणब बाबू से आग्रह करना चाहूंगा, मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह हमारे गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत के सुविख्यात अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विश्वास पात्र साथी थे। मैं उन डॉक्टर लोहिया जो इस लोकसभा में बोले थे इस बढ़ती कीमतों की वृद्धि पर, उन्होंने क्या कहा था? कानून बनाने वाले चीजों की दामों को घटाएं, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएं। अपनी ताकत, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगते हो? मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में 4 प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो सरकार के खजाने पर जिनका जीवन चलता है, वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं, और जो महंगाई बढ़ती है तो उनको महंगाई भत्ता बढ़ता है। और एक तरफ व्यवसायी उद्योगपति हैं जो उसमें मुनाफा कमाते हैं, इसलिए उन पर मार नहीं पड़ती है। अगर उसे मार पड़ती है तो हिंदुस्तान के 85% जो गांव का मजदूर और किसान है उस पर इसकी मार पड़ती है, जो बेबस और लाचार है। आप अगर रोकना चाहते हैं तो जैसे इस हिंदुस्तान के महंगाई भत्ता बढ़ाते हो, MP का हो, MLA का हो, सरकारी नौकर का हो, महंगाई के साथ अगर महंगाई भत्ता बढ़ाते हो, वेतन भत्ता बढ़ाते हैं, तो मैं मांग करना चाहता हूं हिंदुस्तान के जो 85% गांव के किसान, मजदूर, गरीब इंसान हैं, प्रत्येक आदमी को कम से कम 4000 रुपया महीना महंगाई भत्ता दे दो, महंगाई मिट जाएगी। हमें भी दो। 60 बरस तक, 65 बरस तक बरसात में गलते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, गर्मी में पसीना से लथपथ होते हैं। आपने गांव के उस गरीबी माँ को देखा है क्या? जाड़े की रात में जब पुआल पर सोती है, बच्चे को कलेजे से लगाती है और बच्चा ठिठुर के रोता है तो अपने तन की साड़ी उतार के अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के सोती है। कभी इसी दृश्य को देख के रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, कुत्ते को मिलते दूध भात, भूखे बच्चे ये कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात घुमाते हैं। आज हिंदुस्तान वही है। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्यों हम महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे? सरकार के खजाना को लुटाते चलो। एक तरफ है, गांव में कहावत है, वीर बहादुर सिंह जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कहते हैं कि तेल घटा जाए और नाच बढ़ा जाए। दीपक में तेल नहीं है, नाच बढ़ाते जाते हैं। तो सरकारी खजाने के लूट को बंद करिए। दूसरा उन्होंने कहा था
इसी लोकसभा में 9 सितंबर 1964 को दाम तो बांधे नहीं जा सकते, लेकिन दामों के रिश्ते का बांधना जरूरी हो गया है। मैं चाहता हूं कि गेहूं, सीमेंट, मिट्टी का तेल, कपड़ा, इनके रिश्ते बांध दिए जाएं, ताकि अगर एक घटे तो दूसरा भी घटे, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। इसमें किसान का भी फायदा है, शहर के उपभोक्ता का भी फायदा है, देश का भी फायदा है। इसी आधार पर अच्छी योजना बन सकती है। दामों के रिश्तों को बांधना जरूरी है। जो रघुवंश सिंह कह रहे थे, आप एक कीमत आयोग क्यों नहीं बनाते हो, मूल्य निर्धारण आयोग? आप हमारे लिए तो लाइन सीलिंग लगा दिए कि 15 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रखे। सीलिंग ऑफ लाइन मतलब सीलिंग ऑफ इनकम। हमारे तो सीलिंग ऑफ इनकम है 85% किसान का। और एक तरफ मुट्ठी भर उद्योगपति को कहते हो छूट है कि तुम अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हो, लेकिन हम 15 एकड़ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 85% लोगों को कदम को रोको और 15% लोगों को आकाश में ऊपर उड़ाओ। ये हिंदुस्तान कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरह से हिंदुस्तान का निर्माण अगर करते रहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। हिम्मत करिए, कलेजा को मजबूत करिए। वोट लेना था तो इंदिरा गांधी जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अंबानी, बिरला, टाटा, डालमिया और एफडीआई लाने का इंदिरा गांधी ने कभी सपना नहीं देखा था। अफसोस है कि मैं इंदिरा गांधी जी का विरोधी था, लेकिन आज का कांग्रेस इंदिरा गांधी का सबसे प्रबल विरोधी है और इंदिरा के नीतियों को नाश करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनसे सीखो, उस बहादुर महिला से सीखो जो भारत की लौह पुरुष थी। हम उनके विरोधी थे, उनके परंपरा में आज जो भी है मैं उनका विरोधी हूं, मैं राह का विरोधी हूं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस पर आप देखिए। प्रणव बाबू, खाने वाला बढ़ता जाए और जोत की जमीन घटती जाए। 1984 में 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन थे जोत की, 2005 में 12 करोड़ हेक्टेयर, 2009 में 11.5 करोड़ हेक्टेयर। पेट बढ़ता जाए, जमीन घटता जाए। क्यों ये जमीन घटी है? आप अगर जो एसीजेड को जमीन दिए हो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र में, तमिलनाडु में, जहां ऊसर है, बंजर है, पथरीली है, कंकरीली जमीन है, उपजाऊ नहीं है, वहां जाकर के आप क्यों नहीं बनाते हो जो एक नया हिंदुस्तान बनेगा? लेकिन आप नहीं बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि वहां अगर विकास होगा तो वहां गांव के दलित, पिछड़े, आदिवासी, निर्धन, निर्बल, असहाय, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित समाज का जो लोग है वह वहां दुकान खोलेंगे, रिक्शा चलाएंगे, टेम्पो चलाएंगे, उनकी रोजी बढ़ेगी, उनमें खुशहाली आएगी। आप नहीं चाहते हो कि हिंदुस्तान का 25% के बेटे की छाती चौड़ी हो, बाहें मजबूत हो, गर्दन ऊंची हो और दुनिया के सामने वो सीना तान के खड़ा हो सके, क्योंकि आप उनको बौना बना के रखना चाहते हैं। इसीलिए इस महंगाई के जड़ में सबसे बड़ी बात यह है। एक दो बात सभापति महोदय जल्दी करके खत्म कर दूंगा। ऊपर से आपने उत्तर दिया है 8/12/2010 को 4759, ऊपर से 20 के पास 52.7 और नीचे से 20 के पास 5.2। देश का ऊपर से 20% आदमी के पास में 52.7 और नीचे से 20% आदमी के पास में 5.2। हम कहाँ खड़े हैं? किसकी आय बढ़ी है? जो सुषमा जी कह रहे थे, अपने तर्कों के जरिए उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं अपनी ओजस्ता पूर्ण भाषण से। यहाँ कई बार 4-5 भाषण उनके हो चुके हैं और नेताओं के हुए हैं। अगर उन सब भाषणों को इकट्ठा कर दिया जाता, एक जगह आप सहमति बनाते। लोकतंत्र में आज भारत में सहमति की आवश्यकता है। हम नहीं मानते। बाबू रघुवंश सिंह जैसे बोल रहे थे, मैं नहीं मानता हूं कि मैं विपक्ष में हूं तो आंख मूंद के आपका केवल विरोध करूं। विधानसभा में लिखा हुआ था, संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल भी सरकार के अंग होते हैं। हम तो सरकार के साथ समझौता भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। सरकार की राह सही होगी, नीति सही होगी, नियत सही होगी और नेता भी सही होगा तो हम उनकी सहयोग भी करेंगे, उनका मदद भी करेंगे। अगर नीति में खोट होगी, नियत में खोट होगी, नेता अगर खराब होंगे तो हम आपका विरोध भी करेंगे। ये मेरा स्वाभाविक धर्म है। अंतिम आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक बात पर जरा ध्यान दीजिए। जून 2010 के आपके उत्तर है लोकसभा में,
जून 2010 के अंत में प्रति व्यक्ति 233 अमेरिकी डॉलर विदेशी ऋण था। हम पर ऋण है। क्यों? 233 डॉलर जो ऋण है, हुकुमदेव नारायण यादव ने अमेरिका का क्या खाया है? दारा सिंह ने क्या खाया है? शैलेंद्र जी ने क्या खाया है? हम लोग जो बैठे हैं, हमने अमेरिका का क्या लिया है? नीमक, हल्दी, कपड़ा, मकान, दवाई, अमेरिका का क्या हम पर है? लेकिन हम पर भी 233 डॉलर अमेरिका का कर्जा है। और आज जो बच्चा जन्मेगा वह भी अमेरिका का 233 डॉलर कर्जा लेके जन्मेगा। हिंदुस्तान का हर आदमी विदेशी कर्ज में जन्मता है, विदेशी कर्ज में बढ़ता है और विदेशी कर्ज में ही मरता है। कफन भी विदेश वाले लूट के ले जाते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है। क्या आप इस जगह इनको रोक के रखोगे? एक बात कह के खत्म करने दीजिए। एक बात, हमारा आया, हमको आया कहा कि किसानों को इतना दिया, किसानों को हमने उतना दिया। आपने कितना दिया? अतारांकित प्रश्न संख्या 69 दिनांक 22/2/2011। आत्महत्या करने वाले किसानों समेत किसानों पर कुल सांस्थानिक कृषि ऋण 31/12/2010 तक 5,82,106 करोड़। देश के 85% किसान को आपने कर्जा दिया है 5,82,000 करोड़। और उसी बीच में भारत के जो पूंजीपति लोग हैं, कुछ घराने, उनको आपने कर्जा दिया है 10,54,390 करोड़। हम पर बड़ा उपकार किए हैं, बड़ा उपकार किए। जैसे हम भीख मांगने के लिए खड़े हैं, आंधर लाचार को एक रोटी दे दे बाबू। आंधर लाचार को हम एक रोटी नहीं मांगते, हम हिस्सा मांगते हैं। हिस्सा दे दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए, मेरी हिस्सेदारी कहाँ है? आपने कहा कि हमने किसानों को बहुत किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का आपने क्या कर्ज माफ किया है? जो आपने जो किसान को दिया है ऋण राहत योजना, सब सम्मान्य सदस्यों ने ऋण राहत योजना 2008 के तहत 31/12/2010 तक 3.69 करोड़ किसानों को 6,538 करोड़ रुपया दिया है। ऋण राहत योजना में केवल 6,538 करोड़ रुपया की माफी हुई है। अढिढोरा पीटा गया, 65,000 करोड़ दे दीजिए, 76,000 करोड़ दे दीजिए, और आंकड़ा बताता है इतना। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप कीमत को रोकना चाहते हैं तो एक मूल्य आयोग बनाइए जो खेती के कीमत और औद्योगिक उत्पाद के कीमत को निर्धारित करे। और हम लोग समाजवादी जिस नारा को डॉक्टर लोहिया ने कहा, और नारा लगाते थे, मुलायम सिंह हम लोग नारा लगाते हुए जेल जाते थे, उस जिसमें कहते थे कि पेट खाली मारे भूख, बंद करो दामों का लूट, अन्न दाम का और घटना बढ़ना आना शेर के अंदर हो, 1.5 गुने की लागत पर कारखानियां माल की बिक्री हो। आप एक नीति बनाइए कि उद्योग के उत्पाद जितने हैं, लोहा, सीमेंट, दवा की कीमत, कपड़े की कीमत जो बढ़ती है और अन्न की कीमत बढ़ते हैं, चर्चा जब हम करते हैं, गेहूं के दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, किसान के उत्पादन के दाम बढ़ गए, तो सारे देश के लोग रोते हैं, कलेजा पीटते हैं। लेकिन सीमेंट के दाम बढ़ गए, लोहा के दाम बढ़ गए, कपड़ा के दाम बढ़ गए, दवाई के दाम बढ़ गए, ये दुनिया भर के जो दाम बढ़ा दिए। कौन कहता है मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान? रोटी भी सस्ती हो, कपड़ा भी सस्ता हो, मकान बनाने के लिए ईंट सस्ता हो, सीमेंट सस्ता हो, लोहा सस्ता हो। जब किसान अपना माल बेचे तो उचित कीमत पाए और खरीदने जाए तो उचित कीमत पर लाए, तब किसान बचेगा। नहीं तो बेचे सस्ता, खरीदे महंगा, दोनों चक्की में किसान पिस रहा है। महंगाई की मार उन पर है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, उठिए, जागिए और अपने आप को पहचानिए। और इस हिंदुस्तान को इस महंगाई से निकालना हो तो कुछ नीति बनाइए। इसमें आप जो भी सहयोग चाहेंगे सब सहयोग देंगे। और सारे संकट मोचन में प्रणव बाबू आगे आते हैं। इस महंगाई के मिटाने में अगर आप आगे आए और सर्वदलीय बैठक बुलाए, सहमति बना के निकलेंगे, महंगाई मिटेगी, भारत का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।